चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने कल की क्लास में भी कंसोलिडेशन के 2 क्वेश्चंस किए थे और एसोसिएट वाले टॉपिक पे बात हुई थी, याद है? एसोसिएट के टॉपिक पे हमने बात की थी कल। आज हम कुछ और छोटे-छोटे मसाइल पे बात करते हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपको थोड़ा-सा चैलेंज दे सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे मैं आपके सामने बात करता हूँ, ठीक है? मैंने भी आप लोगों को थोड़े से 2 सवालात भी भेजे हैं, एक पायरामिड भेजा और एक बाइकॉम भेजा है। एक पायरामिड भेजा और एक बाइकॉम भेजा है, राइट? ओके, 1 मिनट। बेटा काइंडली अपने पास पायरामिड वाला सवाल आप लोगों को मैंने भेजा है। अगर आपके पास एग्जाम किट है तो आप चाहें तो एग्जाम किट से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 376 ऑफ एग्जाम किट। बेहतर एग्जाम किट में देखें तो ज़्यादा बेहतर है। व्हाट्सएप पे देखना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैंने आप लोगों को भेज दिया, उसमें देख सकते हैं। और मेरी स्क्रीन पे भी ये सवाल नजर आ रहा है। इसमें एक एरिया है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट एक एरिया है इसमें जिसका नाम है गुड्स इन ट्रांजिट। देखो बेटा, याद करो, आप लोगों ने ऐसे सवालात मेरे साथ मिलके किए थे जिसमें कैश इन ट्रांजिट होता था। कैश इन ट्रांजिट यानी ईयर एंड पर कुछ पैसे रास्ते में होते थे। ईयर एंड पर कुछ पैसे रास्ते में होते थे, सही है? तो जिस तरह कुछ पैसे रास्ते में होते थे तो हम उसको एक एंड पे ले जाते थे, याद है? पेमेंट्स रास्ते में होती थी। इसी तरह बेटा कभी कभार गुड्स भी रास्ते में होती हैं, यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स बेची है लेकिन वो दूसरी कंपनी तक अभी तक पहुंची नहीं है, सही है? तो एक एरिया है जिसका नाम है गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट, ओके। पायरामिड में इंशाल्लाह हम कवर करते हैं। पायरामिड में इंशाल्लाह हम कवर करते हैं। आइए चलो, क्या कह रहे हैं? ये वाली एडजस्टमेंट बस आपको करानी है पायरामिड की, नोट नंबर 2। देख लें भाई, स्क्रीन पे पायरामिड नोट नंबर 2 नजर आ रहा है। स्क्रीन पे पायरामिड नोट नंबर 2 नजर आ रहा है। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन में भी देख लें। मैं रेडी कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। पायरामिड सेल्स गुड्स टू स्क्वायर पी टू एस। पेरेंट कंपनी एस कंपनी को गुड्स बेचती है। पेरेंट कंपनी एस कंपनी को गुड्स बेचती है एट अ कॉस्ट प्लस 50%। यार पेरेंट कंपनी जो भी माल एस कंपनी को बेचती है तो उसमें 50% का मार्कअप चार्ज करती है। पेरेंट कंपनी जो भी गुड्स एस कंपनी को प्यारे बच्चों बेचती है उस पे 50% का मार्कअप चार्ज करती है, सही है? अब Below is the summary of the recorded activities for the year ended 31st March X2। अब मैं जो बोलूं सिर्फ वो करना, आगे नहीं करना। आगे नहीं करना जितना। देखो, पायरामिड की बुक्स हैं ये स्क्वायर की, यानी एक पी कंपनी की बुक्स है, एक तरफ पी कंपनी की बुक्स है और एक तरफ एस कंपनी की बुक्स है। एक तरफ पी कंपनी की बुक्स है और एक तरफ एस कंपनी की बुक्स हैं। एक तरफ पी कंपनी की बुक्स है और एक तरफ एस कंपनी की बुक्स हैं। सुनना, पेरेंट कंपनी की किताब ये कह रही है कि हमने माल बेचा है 16,000 रुपए का। सुकून। पेरेंट कंपनी की बुक्स ये कह रही है कि हमने एस कंपनी को 16,000 की सेल्स की है। तो यार जब पी कंपनी ने एस कंपनी को 16,000 की सेल्स की है तो उनकी बुक्स में भी तो 16,000 की परचेज होनी चाहिए। जरा देखो, अजीब और गरीब बात नजर आ रही है। एस कंपनी की बुक्स में सिर्फ 14,500 की परचेज नजर आ रही है। नहीं समझे? फिर बोलता हूँ, पेरेंट कंपनी के रिकॉर्ड्स ये बात कि हमने माल एस कंपनी को बेचा है। पेरेंट कंपनी के रिकॉर्ड्स ये बात बोल रहे हैं कि हमने 16,000 रुपए का माल एस कंपनी को बेचा है। तो एस कंपनी की बुक्स में परचेजेस भी 16,000 की होनी चाहिए थी। सेम होती है ना, जितना माल उन्होंने बेचा उतना इन्होंने खरीदा है। लेकिन उनकी बुक्स बोल रही है कि हमने सिर्फ 14,500 की गुड्स खरीदी है। इसका मतलब बताऊं, एक 1,500 रुपए की गुड्स ऐसी होंगी, सोचो सिर्फ सब मिलके, एक 1,500 रुपए की गुड्स ऐसी होंगी, सुनना, जो ईयर एंड पर पी कंपनी ने ट्रक भर करके एस कंपनी को भिजवाई होंगी। ट्रक लोड करके एस कंपनी को भिजवाई होंगी लेकिन वो ईयर एंड तक एस कंपनी तक नहीं पहुंची होंगी, यानी वो गुड्स रास्ते में होंगी। गुड्स रास्ते में होंगी, इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट। देखो यहाँ पढ़ो, यहां से लेके बस यहाँ तक पढ़ो, बस यहाँ तक, आगे नहीं पढ़ना। ऑन 26 मार्च 2002 पायरामिड सोल्ड एंड डिस्पैच गुड्स टू स्क्वायर विच स्क्वायर डिड नॉट रिकॉर्ड अंटिल दे वर रिसीव ऑन 2 अप्रैल, यानी ईयर एंड पे रास्ते में। अब देखो, मैं ये केस पहले सिर्फ इतना करा रहा हूँ, बाकी बाद में कराता हूँ, क्योंकि इस सवाल में गुड्स इन ट्रांजिट भी है और कैश इन ट्रांजिट भी है। आइए सुने, ये पी कंपनी है, ये एस कंपनी है बेटा। तो देखें, पेरेंट कंपनी की बुक्स में नजर आ रहा है सेल्स 16 की, जबकि इधर परचेजेस नजर आ रही है 14,500 की।
इसका सीधा मतलब ये है कि ईयर एंड पर कुछ गुड्स रास्ते में है, तो जो 1500 की गुड्स ईयर एंड पे रास्ते में होगी वो आप एक एंड पे ले आना। तो जब इनकी बुक्स में लाओगे ना, एस कंपनी की बुक्स में लेकर आओगे, तो एंट्री क्या बनेगी, एस कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ेगी ना, तो आप लिख देना गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, गुड्स यानी अपनी इन्वेंट्री बढ़ा देना, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, और एस भी बढ़ा देना, उधार का माल होता है ना बेटा, पेबल क्रेडिट, क्योंकि गुड्स ही नहीं आई तो पेमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब गुड्स ही नहीं आई तो पेमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, जब गुड्स ही नहीं आए तो पेमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ नजर आ रहा है कि पी कंपनी ने एक 1500 का ऐसा माल है, पी कंपनी ने एक 1500 का ऐसा माल है जो एस कंपनी को भिजवाया है, लेकिन ईयर एंड की शाम तक एस कंपनी ने रिसीव नहीं किया, यानी ईयर एंड पर वो गुड्स रास्ते में है, ईयर एंड पर वो गुड्स रास्ते में, तो जो गुड्स भी रास्ते में उनको एक एंड पे ले आएंगे और ये एंट्री एस कंपनी की बुक्स में बन जाएगी, ये एंट्री एस कंपनी की बुक्स में बन जाएगी। एस कंपनी की इन्वेंट्री को 1500 से बढ़ाएंगे और एस कंपनी के पेबल को बना दी एंट्री, ये एस कंपनी की बुक्स में एंट्री बन गई। यहाँ अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं साथ साथ एंट्री पोस्ट भी कराता हूँ। तो मैं देखो ऊपर मैं बैलेंस शीट में गया, इधर देखो मैं बैलेंस शीट में गया, देखो पोस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने एस कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 1500 से बढ़ाई, ये देखो एस कंपनी की इन्वेंटरी को 1500 से बढ़ाया। बेटा प्लीज जागे मेरे प्यारे बच्चों, जाग जाओ। और एस कंपनी की करंट लायबिलिटीज को भी यहाँ 1500 से बढ़ा दिया, एस कंपनी के पेबल्स को भी 1500 से बढ़ाया, और एस करंट लायबिलिटीज को 1500 से बढ़ा दिया। सही। अब मैं एक बड़ा अजीब डायलॉग बोलता हूं, आप हैरान हो जाएंगे उस डायलॉग को, सिर्फ सुनना वो डायलॉग, यार सुनना, बस आ रहा है वो डायलॉग। जब ये गुड्स, सिर्फ डायलॉग सुने, जब ये गुड्स ईयर एंड तक एस कंपनी तक ही नहीं पहुंची थी तो आगे बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। नहीं समझे? जब ये गुड्स ईयर एंड पर एस कंपनी तक ही नहीं पहुंची थी तो आगे बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो इन गुड्स के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा अनरियलाइज होगा, इन गुड्स के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा सारा का सारा अनरियलाइज होगा ना यार। पी ने एस तक ही भिजवाई, अभी एस से आगे गई नहीं है भाई, अभी तक तो एस तक नहीं पहुंची। तो जब एस तक ही नहीं पहुंची तो आगे बिकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो बेटा इन गुड्स के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो अनरियलाइज होगा। बच्चे ने कहा इसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैंने कहा 1 मिनट में निकाल देता हूँ। ये जो 1500 का अमाउंट है ये एस कंपनी की कॉस्ट है, लेकिन पेरेंट कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस है। ये 1500 का अमाउंट मैं मानता हूँ एस कंपनी की कॉस्ट है, लेकिन पेरेंट कंपनी की क्या है, सेलिंग प्राइस। और पी कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस तक पहुंचती है यूजिंग मार्कअप ऊपर पढ़ लो। तो देखो मैंने यूं लिखा है एससीपी, सब देखें यहाँ, परसेंटेज एंड डॉलर्स, सेल्स है 1500, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, ये 50 है तो ये 150 होगा। बताओ 1500 डिवाइड बाय 150 इंटू 50 करो, 500। इन गुड्स के अंदर जो यूआरपी आया है वो आया है 500, इन गुड्स के अंदर जो यूआरपी आया है वो कितना आया, 500 आया। सही है? हाँ। अब मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं। बैलेंस शीट का सवाल है, पी टू एस सेल है, पी टू एस सेल है और कुछ यूआरपी आ रहा है, पी टू एस सेल है और कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट आ रहा है। तो ये यूआरपी पी ने बुक किया होगा ना, पी टू एस सेल है, रियलाइज प्रॉफिट आ रहा है तो यूआरपी पी ने बुक किया होगा ना, तो पी के प्रॉफिट्स में होगा, तो पी की रिटेन अर्निंग में होगा, तो सीआर में चले गया होगा। तो एक बार सीआर से निकाल देना और एक बार ग्रुप इन्वेंटरी से। सही है? मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देखो ये सीआर से भी लेस होगा और ये ग्रुप इन्वेंटरी से भी लेस होगा। ठीक है, ये सीआर से भी लेस होगा और ग्रुप इन्वेंटरी से भी लेस होगा। सीआर से तो आप लोग खुद लेस कर देना जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, जब आप पूरी वर्किंग करोगे। मैं सवाल तो पूरा करा नहीं रहा, लेकिन ग्रुप इन्वेंट्री मैं ऊपर कम कर देता हूँ। ये देखो ऊपर जहां तुमने इन्वेंट्री को 1500 से बढ़ाया था ना, वहां 500 से कम कर दो। जहां तुमने इन्वेंटरी को 1500 से बढ़ाया था वहां 500 से कम कर दो। कर दिया भाई, ये गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, ये गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट हो गई, ये गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट हो गई। अब मैं एक सच बात बताऊं, एक मिनट ठहरो, ये गुड्स इन ट्रांजिट हो गई, स्क्रीन पे देख लें, गुड्स इन ट्रांजिट इज डन, और ऊपर एडजस्ट भी हो गई, यहाँ बता दिया सारा। अब
एक और मसला भी है कैश इन ट्रांजिट। बच्चों एक चीज देखो बेटा, एस कंपनी की बुक्स में भी तुमने पेबल 1500 से बढ़ाए और मैंने ऊपर जाके बैलेंस शीट में एडजस्ट किया था, यहाँ एडजस्टमेंट में भी कुछ लिखा है, देखो इधर देखो एडजस्टमेंट में, देखो यहाँ देखो पेरेंट कंपनी के ईयर एंड पे रिसीवेबल 4400 है और एस कंपनी के वैसे पेबल थे 1700। एस कंपनी के वैसे पेबल थे 1700 लेकिन अभी अभी 1500 से और बढ़े ना। एस कंपनी के पेबल वैसे कितने थे 1700 लेकिन अभी अभी ये देखो यहाँ वाले, ये देखो ये 1500 से अभी अभी और बढ़े, तो मैंने 1500 से बढ़ा दिए। अब आप देखें पेरेंट कंपनी की बुक्स बोल रही है कि रिसीवेबल 4400 है और इसकी बुक्स बोल रही है 17 और 15, 17 और 15 इज 3200। यानी पेरेंट कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम सब्सिडरी से 4400 मांगते हैं, पेरेंट कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम सब्सिडरी से कितना मांगते हैं 4400 मांगते हैं, जबकि सब्सिडरी कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम तो कितना पे करेंगे 3200। तो बेटा इसकी वजह कैश इन ट्रांजिट होती है। इसकी वजह क्या होती है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ लो, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो बेटा, स्क्रीन देखो पढ़ो, कैश इन ट्रांजिट भी ये देखो। यानी एस कंपनी ने पी कंपनी को कुछ पेमेंट भिजवाई है, इस वजह से। बच्चे ने कहा ये हमें बच्चों की तरह समझा दे, मैंने कहा आ जाओ समझा देता हूँ। सुनो ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, इधर देखें इधर देखें, ये पी कंपनी है और ये एस कंपनी है, इसका रिसीवेबल है 44 और थोड़ी देर के लिए समझ लो, मैं रिवाइंड करके स्टोरी सुना रहा हूँ, ईयर एंड से 4-5 दिन पहले इसका पेएबल भी 4400 था। थोड़ी देर के लिए समझ लो ईयर एंड से 4-5 दिन पहले इसका पेएबल भी 4400 था। तो एस कंपनी ने साल के आखिरी दिन 1200 रुपए की एक पेमेंट यहाँ भिजवाई। तो जब एस कंपनी ने 1200 की पेमेंट भिजवाई होगी तो एस कंपनी ने एंट्री बनाई होगी, ये एंट्री बनाई होगी बेटा, हाँ। तो एस कंपनी ने अपने पेएबल को 1200 से कम कर दिया होगा। तो एस कंपनी का पेएबल कितना हो गया होगा बेटा 32 हो गया होगा, एस कंपनी का पेएबल 32 हो गया होगा। लेकिन अभी पेरेंट का रिसीवेबल 4400 है क्योंकि ये पैसे ईयर एंड पर वहां तक नहीं पहुंचे, ये पैसे ईयर एंड पर पेरेंट कंपनी तक नहीं पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पैसे भी रास्ते में उसको एक एंड पे ले जाते हैं, जो पैसे भी रास्ते में उसको एक एंड पे ले जाते हैं, हाँ, तो आप एंट्री बनाओगे बैंक डेबिट 1200, ये देखो एंट्री बन रही है। अब बताओ आपस के रिसीवेबल पेबल को उड़ा दो, आपस के रिसीवेबल पेबल को उड़ा दो। एस कंपनी का पेबल कितना बचा हुआ है 3200, ये डेबिट हो जाएगा। और पी कंपनी का रिसीवेबल कितना बचा हुआ है 4400, ये भी ये क्रेडिट हो जाएगा। हाँ सही बेटा, ये एंट्री बनाओगे काम पूरा हो जाएगा, खत्म। ये एंट्री बनाओ पोस्ट करो, काम हो गया। अभी कर देता हूँ पोस्ट, पहले एक नजर इस एंट्री को देख लो अच्छी तरह। कर लिया? हाँ जी। अब मैं इसको पोस्ट करके दिखाता हूँ, देखो कैसे पोस्ट करेंगे। जाएं ऊपर जाएं, बैंक बैलेंस को जाके बढ़ा दें, कितने से 1200 से बढ़ाया, सही है। पेरेंट कंपनी के रिसीवेबल को 4400 से कम कर दें, क्या कर रहा हूँ, माइनस करा 4400, ओके। और एस कंपनी की करंट लाइबिलिटीज कहाँ थी, यहाँ आ रही है, इसको कम कर दें 3200 से, खत्म। एस कंपनी की करंट लाइबिलिटीज को 3200 से कम करें, पेरेंट कंपनी के रिसीवेबल्स को, पेरेंट कंपनी के रिसीवेबल्स को 4400 से कम करना है।
ठीक है। और बेटा कैश को आपने 1200 से बढ़ा देना, ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई। बस ये एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें बच्चे फंसते हैं। पायरामिड के सवाल में सिर्फ बच्चे यहीं फंसते हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो बच्चे फंसते हैं नॉर्मली। सही सही बात समझ गए। ये रहा इसका सलूशन। कोई सवाल है तो पूछ लो। हाँ बढ़े आगे। अब एक आईएएस मैंने आप लोगों को भेजा था, आईएएस 23 बोरोइंग कॉस्ट। मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड भेजा था, एक क्लास का छोटा सा स्टैंडर्ड है, 1.25 घंटा 1.5 घंटे का। आईएएस 23 बोरोइंग कॉस्ट, वो भी कंसोलिडेशन के बीच में एक सवाल के अंदर आया, वो मैं बताता हूँ किस तरह आया हुआ है। सुनिए, ये बाइकॉम नामी एक सवाल है, इसमें आया हुआ है, सुनो बेटा। आईएएस 23, सुनिए, मैं भी ये स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ इसका उसूल बताऊंगा। स्टैंडर्ड मैं आप लोगों को पहले भेज चुका हूँ। बेटा हमने बचपन से ये पढ़ा है कि अगर आप लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है। हमारा बचपन से यही अकायद है, यही हमने पढ़ा है कि अगर आप लोन लेते हैं प्यारे बच्चों तो उसका इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। तो लोन इंटरेस्ट की एंट्री बनती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लोन इंटरेस्ट की एंट्री बनती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। लेकिन ये आईएएस 23 पहला और आखिरी आईएएस ऐसा है जो कहता है इंटरेस्ट कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर सकते हो। इंटरेस्ट कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर सकते हो, यानी इंटरेस्ट को एसेट रिकॉर्ड करवाता है। यानी ये इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनाता है बताऊं? टीपी डेबिट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये कहता है कि आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, और बाकायदा कुछ शराइत भी रखता है कि अगर आपने लोन लिया है किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, अगर आपने लोन लिया है किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, तो ऐसे लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सही है। तो शॉर्टकट में फिर बोल रहा हूँ, हमने बचपन से यही पढ़ा है कि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। हमने बचपन से यही पढ़ा है कि इंटरेस्ट क्या है, एक एक्सपेंस है। लेकिन ये आईएएस कहता है कि इंटरेस्ट एसेट होगा। सही है, बाकायदा एसेट रिकॉर्ड करवाता है। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पढ़ते हैं। सवाल की एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? देखिए इनकम स्टेटमेंट का सवाल है। पहले सवाल में एक चीज देख लो, पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को टेक ओवर कब किया है। देखो बायकॉम का सवाल है, मैंने सवाल आप भी है, सवाल मैंने आप लोग को भेज भी दिया है, और किट एग्जाम किट में भी, एग्जाम किट में भी है। सही है, जहां से देखना है देख लो। ऑन 1 जुलाई X4, मेरे डियर स्टूडेंट्स, टेक ओवर डेट है 1 जुलाई X4, जबकि नीचे देखो ईयर एंड क्या है 31 मार्च X5। यानी एक्विजिशन डेट में और ईयर एंड में 9 माह 9 मंथ्स का फासला है। एक्विजिशन डेट में और ईयर एंड में कितना फासला है? 9 मंथ्स का फासला है। 9 मंथ्स का फासला है, भूलना नहीं। एक्विजिशन डेट में और ईयर एंड पे 9 महीने का फासला है। ओके, भूलना नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, ये इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, पूरे साल की एस कंपनी नजर आ रही है, और इसमें फाइनेंस कॉस्ट 300 रुपए की है। 300 का मतलब 300,000। 300 से मुराद 3 लाख की फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी बुक हुई हुई है। इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी 3 लाख की फाइनेंस कॉस्ट बुक हुई हुई है, ऑलरेडी 3 लाख की फाइनेंस कॉस्ट बुक हुई हुई है। अब सुने, यहाँ देखिए, इसका नोट नंबर 2 मुझे सिर्फ आपको कराना है। नोट नंबर 2 पढ़ो। ऑन फर्स्ट, सब पढ़ो बेटा जान से। ऑन 1 April X4, साइक्लिप यानी सब्सिडरी कंपनी कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, फाइनेंसिंग दिस बाय लोन। कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया।
साइक्लिप हैज फॉलोड द लोकल गैप। बेटा सब्सिडरी कंपनी दुनिया के एक ऐसे मुल्क में थे जहां लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा था, वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं चल रहे थे, वहां लोकल चल रहे थे। तो लोकल गैप इन द कंट्री वेयर इट ऑपरेट्स विच प्रोहिबिट्स का मतलब मना था द कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखा बेटा IAS 23 तो जिद करके बोलता है कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो, IAS 23 तो जिद करके बोलता है कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो, हाँ, लेकिन IAS 23 जिद करके बोलता है कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो, लेकिन ये कंपनी जिस मुल्क में थी उसके लोकल स्टैंडर्ड मना करते थे। तो इन बेचारों ने, इस कंपनी वालों ने इंटरेस्ट को एक्सपेंस बुक कर दिया। दिमाग लगाना शुरू करो, इन बेचारे एस कंपनी वालों ने इंटरेस्ट को एक्सपेंस बुक कर दिया, जबकि इंटरेस्ट एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए था। इन लोगों ने इंटरेस्ट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, जबकि इंटरेस्ट एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए था। आगे पढ़ो। Bicom has calculated that in accordance with IAS 23 borrowing cost, interest of 1 lakh which accrued evenly throughout the year, पूरे साल का इंटरेस्ट था 1 लाख, हाँ, would have been capitalized at 31st March X5. The production facilities is still under construction. खत्म। बेटा ऊपर आप अगर इनकम स्टेटमेंट में जाएं तो टोटल इंटरेस्ट है 300 यानी 3 लाख। मैं फिर बोल रहा हूं, आप अटेंटिव रहें। ऊपर इनकम स्टेटमेंट में टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है 3 लाख, जिसमें से 2 लाख तो बिल्कुल सही है, 2 लाख से कोई नाराजगी नहीं है। 1 लाख का इंटरेस्ट इन लोगों ने ऐसा बुक कर दिया है जो कि इन्होंने एक्सपेंस बुक कर दिया है, जबकि वो एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। IAS 23 के थ्रू वो कैपिटलाइज होना चाहिए था, वो एसेट है, वो इंटरेस्ट एसेट है बेटा, सही है, लेकिन इन्होंने इंटरेस्ट को एक्सपेंस बुक कर दिया है। तो अब पेरेंट कंपनी जो कंसोलिडेशन करती है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड करती है। पेरेंट कंपनी जो कंसोलिडेशन करती है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड करती है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि अगर IAS 23 की कंडीशन मीट हो रही है तो बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट, डियर स्टूडेंट, कैपिटलाइज होगा। ओके, चलो मैं आपके सामने कैपिटलाइजेशन का काम शुरू करता हूं। इधर देखो, यहां देखो, देखो तो सही, ये अकाउंटिंग पीरियड नजर आ रहा है, ये अकाउंटिंग पीरियड पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा साल है और ये इंटरेस्ट पूरे साल का ही था। लेकिन बताओ आपकी टेक ओवर डेट ये रही थी, आपकी टेक ओवर डेट थी 1 जुलाई X4, आपकी टेक ओवर डेट थी 1 जुलाई X4, आपकी टेक ओवर डेट थी 1 जुलाई X4। अब मेरी बात सुने, यहाँ देखें, यहाँ देखें एक मिनट बेटा, आप इनकम स्टेटमेंट का सवाल है ये, तो इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर, प्लीज जागो। तो पेरेंट कंपनी तो पूरा साल मेरी है, तो पेरेंट कंपनी का एडिंग टुगेदर तो पूरे साल का होगा। पेरेंट कंपनी पूरा साल मेरी है तो पेरेंट कंपनी का एडिंग टुगेदर पूरे साल का होगा। लेकिन एस कंपनी सिर्फ 9 महीने मेरी है, एस कंपनी सिर्फ 9 महीने मेरी है, तो एस कंपनी का डाटा 9 महीने एडिंग टुगेदर होगा। हाँ, तो अब मैं सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी चीज ऊपर क्वेश्चन में ले जाके सिखा रहा हूँ। जाओ क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं, आइए आइए आइए, ये देखें, जब आप कंसोलिडेशन करोगे ना, इधर देखें, तो पेरेंट कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट मैं एडिंग टुगेदर करके दिखा रहा हूँ, पेरेंट कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट पूरी ले लेना और एस कंपनी की 300 में से 100 तो निकाल देना। एस कंपनी की 300 के एक्सपेंस में से 100 का एक्सपेंस तो गलत बुक हुआ है ना, 300 में से 100 रुपए का एक्सपेंस तो गलत बुक हुआ है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट को एक्सपेंस बुक कर दिया था, जबकि बेटा वही इंटरेस्ट एसेट था, तो उसने जबरदस्ती का 100 रुपए एक्सपेंस बुक करा था, आपने हटा दिया। तो अब बाकी कितना बचा, 200 रुपए बचा, बाकी सब्सिडरी का कितना बचा, 200 बचा। लेकिन ये 200 भी पूरे 12 महीने का है और सब्सिडरी आपकी सिर्फ 9 महीने, सब्सिडरी आपकी है 9 महीने, तो आप इंटू 9/12 करोगे, सही है। तो बेटा इसका मतलब 400 और 150, 550 रुपए की आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट आ गई, 550 रुपए की कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट आ गई, 550 की कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट आ गई। नहीं समझे भाई, पेरेंट कंपनी तो पूरा साल मेरी है बेटा, पेरेंट कंपनी तो यकीन करें पूरा साल मेरी है, तो पेरेंट कंपनी का डाटा तो फुल ऐड होगा। लेकिन बेटा एस कंपनी सिर्फ 9 महीने मेरी है, तो एस कंपनी की जो भी सही फाइनेंस कॉस्ट होगी उसको 9/12 कर दूंगा। तो सही फाइनेंस कॉस्ट 300 नहीं थी, 300 रुपए में 100 रुपए की तो गलती थी, 300 रुपए में 100 रुपए की तो गलती थी, तो 100 रुपए की गलती को हटा के बाकी 200 रुपए का इंटरेस्ट आया
और वो 200 भी पूरा मेरा नहीं है, 9 मंथ सिर्फ मेरा है, तो 9/12 कर देंगे। तो पहली चीज तो मैंने तुम्हें सिखा दी, जब तुम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे तो इस तरह करके एडिंग टुगेदर करना। अब एक और चीज सिखाऊं, सुनो। अब देखो सोचने वालों के लिए, ये मैंने आज से 3-4 क्लासेस पहले एक लेक्चर दिया था, उसमें सिखाया था ये। बेटा जो गड़बड़ हुई है, जो गलती हुई है वो इस कंपनी की बुक्स में हुई है, जो गलती हुई है वो इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में हुई है। सोचो, जो गलती हुई है, जो गड़बड़ हुई है वो इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट हुई है, तो उसकी वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट्स पे भी असर पड़ा होगा, और जब इस कंपनी के होगा तो एनसीए पे भी तो इफेक्ट जाएगा। तो एनसीए निकालते वक्त भी एहतियात करेंगे, कैसे करेंगे सिखा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। जब गड़बड़ हुई है ना, वो गड़बड़ एस कंपनी की बुक्स में हुई है। जब गड़बड़ एस कंपनी की बुक्स में हुई है तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, एस कंपनी का प्रॉफिट भी तो गलत होगा, तो एनसीए निकालते वक्त भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का एनसीए निकलता है कैसे, एस कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एस कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय एनसीआई होल्डिंग परसेंटेज। इस सवाल में एनसीए की होल्डिंग परसेंटेज कितनी है, 20, 80-20 है ना। तो चलो देखो इस तरह एडजस्टमेंट होगी, सिखाता हूँ। एस कंपनी के पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, देखो 2400 है, याद रखना। आ जाओ इधर, एक चीज सिखाता हूँ, सिर्फ इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड सिखा रहा हूँ। एनसीआई लिखा, एस कंपनी का पैट कितना गिवन है, देखो 2400 गिवन है। अब आप मेरी तरफ देख के सोचो, ये पूरे साल पे, पहले साल पे सही कर रहा हूँ, साल का प्रॉफिट है, एरर भी पूरे साल के लिए सही कर लेता हूँ। इस 2400 रुपए में, तवज्जो, इस 2400 रुपए में 100 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस गलत लेस हुआ है। इस 2400 रुपए को कैलकुलेट करते वक्त 100 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस गलत उसने बुक कर दिया है। तो जब उसने जबरदस्ती का 100 रुपए का एक एक्सपेंस गलत बुक कर दिया होगा, तो एस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया होगा ना बेटा। तो आप सही करने के लिए ऐड कर दोगे फाइनेंस कॉस्ट की एडजस्टमेंट, कितने से, 100 रुपए से एडजस्ट कर देना। फाइनेंस कॉस्ट की एडजस्टमेंट को 100 रुपए से एडजस्ट कर देना, कर दिया, हाँ, ये हो जाएगा 2500। ठीक है, अब आप एक मिनट, हाँ, ये 2500 आ गया पूरे साल का, ये 2500 पूरे साल का आ गया, पूरे साल का सही प्रॉफिट आ गया। अब बताओ बेटा, जब इनका, कितनी बार बोला यार, ये कितनी बार बोला है, जब इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर निकलती है तो उसका एनसीआई भी फॉर द ईयर निकलेगा। जब इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर निकलती है तो उसका एनसीआई भी फॉर द ईयर निकलेगा। तो बताओ, इस फॉर द ईयर में सब्सिडरी सिर्फ 9 महीने मेरी है, इस फॉर द ईयर में सब्सिडरी सिर्फ 9 महीने मेरी है, तो मैं 9/12 कर दूंगा। कितना आया, 2500 इंटू 9/12 करो, 1875 आया। बस बेटा इसका 20% ले लो। मैंने सिर्फ इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपको सिखा दिया है, अभी S2P और ये सेल वेल का इफेक्ट नहीं ले रहा, सिर्फ इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट इस तरह से ही होगा। 3, ये आ गया तुम्हारा एनसीआई, समझ गए। तो ये एक सवाल ऐसा था जिसमें ये वाले पार्ट आपको थोड़ा तंग कर सकता था, मैंने बता दिया है, सही है। एक तो आप एडिंग टुगेदर करते वक्त फाइनेंस कॉस्ट को सही करोगे, एक तो आप एडिंग टुगेदर करते वक्त मेरे प्यारे बच्चों फाइनेंस कॉस्ट को सही करोगे, और दूसरा 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 आप एनसीआई भी सही करोगे। ये भी एक सवाल आप लोगों को थोड़ा सा तंग कर सकता था। बेटा हमने बोरिंग कॉस्ट को ऑलरेडी अपॉर्शन कर दिया। एक बच्चे ने सवाल किया है कि पूरे साल की बोरिंग कॉस्ट थी, हाँ 12 महीने की थी, तो 12 महीने की वजह से तो 9/12 करा, 12 महीने की वजह से तो एंड में 9/12 करा। लेकिन मैंने किस तरीके से कराया, देखो अगर आप चाहो ना, सब बच्चे यहाँ देखो, तो आप 2 बार इधर यूं भी कर सकते हैं, देखो सब इधर देखो,
इस 2400 को भी 9/12 करो और इसको भी 9/12 करो, दो बार 9/12 करके कर लो तो फिर एंड में 9/12 नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कैसे कराया, मैंने पहले पूरे साल की मुरम्मत एक साथ करा दी, पूरे साल की मुरम्मत एक साथ कराई और एंड में 9/12 कर दिया। तो बेटा दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। आप चाहें प्लीज सुने, तो हर स्टेप पे 9/12 अप्लाई करें, बिल्कुल जायज है, इजाजत है। और आप चाहें तो एंड में एक साथ 9/12 कर लें, बेटा इसकी भी इजाजत है। मुझे ये वाला तरीका आसान लगता है कि एंड में एक साथ 9/12 करना, इसलिए मैंने इस तरह कराया है, ठीक है। हाँ जी बेटा, बाकी कर रहे हैं। बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब यहाँ मैं आपको कंसोलिडेशन की कुछ थ्योरी पढ़ाता हूँ। एक बड़ा जबरदस्त थ्योरी का स्टैंडर्ड है, कंसोलिडेशन का एक थ्योरी का स्टैंडर्ड भी है, वो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। सही है बेटा, प्लीज अलर्ट रहें और इस नीयत से पढ़ेंगे, आपने पेपर निकालना है। चलो बेटा, कंसोलिडेशन के ऊपर दो मेजर स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। आइए देखें, कंसोलिडेशन के ऊपर दो मेजर स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। एक का नाम है आईएफआरएस 10, जिसका नाम ये रहा, देखो ये नाम भी पता होना चाहिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक है आईएफआरएस 10 जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरे का नाम है आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। जवानों जवानों जाग जाओ, एक का नाम है IFRS 10 जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक का नाम है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर IFRS 10 का स्कोप क्या है और IFRS 3 का स्कोप क्या है, प्लीज टेल मी। सर क्या दोनों का स्कोप का फर्क बताएं। चलो जी आओ आप लोगों को बताते हैं। IFRS 10 हमें ये बताता है, IFRS 10 हमें ये बताता है कि फला इदारा हमारे कंट्रोल में है या नहीं। IFRS 10 हमें ये बताता है कि फला इदारा हमारे कंट्रोल में है या नहीं। सही है, एक बार अगर हमें पता लग जाए कि हाँ फला इदारा हमारे कंट्रोल में है, फला कंपनी हमारे कंट्रोल में है, तो अब डिटेल्ड कंसोलिडेशन कैसे करनी है सब हमें IFRS 3 बताता है। यानी IFRS 3 बताता है कि गुडविल कैसे निकालनी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कैसे करनी है, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है, P2S सेल क्या है, S2P सेल क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट क्या है, वो सारी तफसील जो कंसोलिडेशन में हमने अभी तक पढ़ी है वो सब हमें IFRS 3 ने बताई है। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, सुनो यहाँ देखें बेटा, पेरेंट कंपनी ने, सुनो भाई, IFRS 10 और IFRS 3 का फर्क। IFRS 10 हमें ये बताता है कि फला कंपनी हमारे कंट्रोल में है या नहीं, फला कंपनी हमारे कंट्रोल में है या नहीं। अगर एक बार IFRS 10 ने हमें बता दिया कि हाँ फला इदारा हमारे कंट्रोल में है, तो अब उसके बाद उसकी कंसोलिडेशन प्रैक्टिकली कैसे करनी है वो सब हमें IFRS 3 बताएगा, वो सब हमें IFRS 3 बताएगा, वो सब हमें IFRS 3 बताएगा। हाँ सही। अब IFRS 10 ने कंट्रोल की कुछ डेफिनेशन दी है, मैं वो लिख रहा हूँ पूरी प्रॉपर और वो समझाता हूँ आपको। सही है,
चलो बेटा, ये एक होता है पी कंपनी, एक कंपनी पी कंपनी होती है और दूसरी धारा होता है एस कंपनी। याद रहे, नाम के एंगल से बता रहा हूँ, पेरेंट कंपनी को इन्वेस्टर कहते हैं और सब्सिडरी कंपनी को बोलते हैं इन्वेस्टी। ठीक है, पेरेंट कंपनी को बोलते हैं इन्वेस्टर और सब्सिडरी कंपनी को बोलते हैं इन्वेस्टी। इन्वेस्टी, ओके। मेरी तरफ देखें, IFRS 10 कहता है कि पेरेंट कंपनी के पास, IFRS 10 कहता है कि पेरेंट कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल तब होता है जब ये तीन शर्तें एक साथ मीट हो। IFRS 10 कहता है कि पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी का कंट्रोल तब होता है जब ये तीन शर्तें एक साथ मीट हो। नंबर एक, पावर ओवर इन्वेस्टी, फुल टाइम पावर। आपने जो बोल दिया वो सामने वाले को मानना पड़ेगा, आपका हर डिसीजन सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पावर ओवर इन्वेस्टी, सही। यहाँ से पता लगता है पहले पॉइंट से कि हमारे पेरेंट्स का हम पर फुल कंट्रोल नहीं है, हमारे पेरेंट्स का हम पे कंट्रोल नहीं है। सच बात है, हम लोग अपने पेरेंट्स की हर बात नहीं मानते, हम लोग अपने पेरेंट्स की हर बात नहीं मानते, तो हमारे पेरेंट्स का हम पर कंट्रोल नहीं है। ये याद रखना, बचपन में था शायद, अब नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज है पावर ओवर इन्वेस्टी, जो बोल दिया पेरेंट ने वो सब्सिडरी को करना पड़ेगा, एवरीथिंग एवरीथिंग। नंबर 2, राइट्स टू, ये दो वर्ड्स हैं, राइट्स टू और एक्सपोजर ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स। ये वर्ड याद रखना, वेरिएबल रिटर्न्स। बेटा पेरेंट कंपनी ने, मैंने पहले दिन से आपको ये डायलॉग कितनी बार बोला है, पहले दिन से ये बात कितनी बार बोली है कि पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर करती है, पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर करती है, पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर करती है। पेरेंट कंपनी ने लोन नोट में इन्वेस्टमेंट थोड़ी की हुई है, पेरेंट कंपनी ने लोन नोट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। पेरेंट कंपनी एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर करती है, एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर करती है। और बेटा जब आप बिजनेस एक्वायर करते हो तो बिजनेस में फिक्स रिटर्न नहीं होते, वेरिएबल रिटर्न्स होते हैं, वेरिएबल रिटर्न्स होते हैं, सही है। यानी अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, अगर बहुत अच्छी तरह मैनेज करो तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मार्केट के हालात से ऊंच नीच होगी, तो वेरिएबल रिटर्न्स इज मस्ट। और नंबर 3, करंट एबिलिटी, राइट नाउ पेरेंट कंपनी में एबिलिटी हो टू इफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू इट्स इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट कंपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट के जरिए उन रिटर्न्स को चेंज कर दे। पेरेंट कंपनी, डियर स्टूडेंट, अपनी इन्वॉल्वमेंट के जरिए सब्सिडरी कंपनी के उस रिटर्न को चेंज कर दे। इसकी बहुत सारी तशरीह है तीसरी लाइन की। नंबर 1, सिनर्जीज। बेटा टेक ओवर के बड़े मकासद में से एक मकसद ये भी है, टेक ओवर के बड़े मकासद में से एक मकसद ये भी है कि इसके थ्रू सिनर्जी क्रिएट होती है। इसके थ्रू क्या क्रिएट होती है? सिनर्जी। यानी पहले 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे थे दोनों इदारों में, अब सिर्फ 2 लोग काम करेंगे। तो इसका मतलब बेटा आप कॉस्ट कटिंग के जरिए अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करवा लेते हो ना। तो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी मिलकर कितनी बार ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी मिलकर कितनी बार ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है, तो उसमें भी कितनी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, सही है। तो ये भी एक मतलब है इसका। एक और मतलब भी है इसका जिसको बोलते हैं कंट्रोल की बदमाशियां। इस तीसरी लाइन का एक और एरिया है जिसको मैं अपनी देसी जबान में बोलता हूँ कंट्रोल की बदमाशियां। यार एक बार पी कंपनी के पास एस कंपनी का कंट्रोल आ जाता है, एक बार पी कंपनी के पास एस कंपनी का कंट्रोल आ जाता है तो फिर पेरेंट कंपनी जो चाहे कर सकती है, बोलने देना। पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को महंगा माल बेच सकती है, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी से सस्ता माल खरीद सकती है मार्केट प्राइस से कम रेट पे। नंबर 3, पेरेंट कंपनी एस कंपनी को हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकती है, पेरेंट कंपनी एस कंपनी से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकती है। तो ये सारी हरकतें करके भी रिटर्न मैक्सिमाइज होगा ना, रिटर्न चेंज होगा ना। हाँ, तो ये सारी चीजें बेटा, ये 3 बातें होना जरूरी है। कभी भी हमसे कोई पूछेगा कंट्रोल, तो कंट्रोल के लिए ये 3 शराइत मीट होना जरूरी है एक साथ एक वक्त में। कंट्रोल के लिए ये 3 शराइत मीट होना जरूरी है। अब देखो मैं अपनी बात को आगे कैसे बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ देखें। ये सब मैं F3 में भी वैसे पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों को तो लाजमी आना चाहिए। नॉर्मली कहते हैं, नॉर्मली कंट्रोल कम्स विद when P company acquires 50% plus ordinary shares of S company। नॉर्मली कंट्रोल तब आता है जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 50% प्लस शेयर्स खरीद ले, क्योंकि 50% प्लस शेयर्स में हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी आ जाती है। 50% प्लस शेयर्स में हमारे पास क्या आ जाती है? सिंपल मेजॉरिटी आ जाती है। और एक बार हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई, एक बार हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई, एक बार हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी आ गई,
तो फिर हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। सही है। तो नॉर्मली बच्चों को जब कंसोलिडेशन पढ़ाया जाता है, हम सब भी इसी तरह पढ़ाते हैं कि 50% प्लस शेयर्स पे नॉर्मली कंट्रोल आ जाता है, 50% प्लस शेयर्स पे कंट्रोल आ जाता है, 50% प्लस शेयर्स पे कंट्रोल आ जाता है। लेकिन अब एक्सेप्शन सुने, बट समटाइम्स, बेटा प्लीज जाग जाएं, बट समटाइम्स कंट्रोल कम्स विद लेस देन 50% ऑर्डिनरी शेयर्स। कभी कभार कंट्रोल 50% से कम पे भी आ जाता है, कभी कभार कंट्रोल 50% से कम पे भी आ जाता है। यानी आपके पास एक कंपनी के 40 या 30% शेयर्स हो, फिर भी कंट्रोल आ जाता है थ्रू एग्रीमेंट। कई बार थ्रू एग्रीमेंट भी आपके पास कंट्रोल आ जाता है। सही है। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। उसकी सबसे आला मिसाल ये है, ये तो एक थ्योरी लिखी हुई है। व्हेन पी कंपनी हैज द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन एस कंपनी, व्हेन पी कंपनी has the right to appoint majority of directors in S companies board। ओके सुने बेटा, मेरे पास एक कंपनी के 40% शेयर्स हैं। सिर्फ आप मेरी तरफ देखें सर, ऑल ऑफ यू प्लीज कंसंट्रेट। मेरे पास एक कंपनी के 40% शेयर्स हैं और मेरा एक दोस्त है जिसके पास 20% शेयर्स हैं। एक कंपनी के मेरे पास 40 है और मेरे एक दोस्त है कोई और कंपनी जिसके पास 20 है। अब मैं एजीएम में जा रहा हूँ, मैंने उस दोस्त को यूं कॉल करके बोल दिया, मैंने कहा सुनो यार, तुम वहां मुझे वोट दे देना, वहां एजीएम में मुझे वोट दे देना। तो अब जब वो मुझे वोट देगा तो ऑटोमेटिकली 40 मेरे पास है, 20 उसके हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी पार्टी जीत जाएगी ना। तो अब कंट्रोल तो मेरे पास आ जाएगा, बेशक मेरी लीगल होल्डिंग 40 है। मेरी लीगल होल्डिंग कितनी है? 40 है। इसका मतलब बेटा कभी कभार आपकी लीगल होल्डिंग 50 से कम होती है, फिर भी कंट्रोल आ जाता है। आपकी लीगल होल्डिंग 50 से कम होती है, फिर भी कंट्रोल आ जाता है। ओके हाँ जी। अब दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। सेकंड किस्सा देखो, कई बार आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी कंट्रोल आता है। इधर देखो, ये पी कंपनी है। पी कंपनी के पास एस कंपनी के 30% शेयर्स हैं। एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 30% शेयर हैं, तो कंट्रोल तो अभी नॉर्मली तो नहीं है। पी कंपनी समझ लो एक बैंक है, सही है। आज एस कंपनी के हालात खराब हुई, जो एस कंपनी है ना, इसके अचानक से इतने हालात खराब हुए कि ये बिल्कुल सकरात की हालत में आ गई, मरने जैसी हो रही थी। एस कंपनी के हालात इतने खराब हुए कि बिल्कुल सकरात की हालत में आ गई, मरने जैसी हो गई। सुनो तो एस कंपनी गई इस कंपनी के पास लोन ले रहे हैं, एस कंपनी गई इस कंपनी इस बैंक के पास लोन ले रहे हैं। तो बोला आप हमें लोन दे दें। तो आगे से बैंक ने क्या बोला था, सुनो, बैंक ने कहा कि हम एक शर्त पे आपको लोन देंगे। बैंक ने कहा कि हम आपको एक शर्त पे लोन दे देंगे, अगर आप हमें कंट्रोल दे दें, अगर आप हमें कॉन्ट्रैक्चुअली पूरा बोर्ड हमारे हवाले कर दें, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 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 हमारे हवाले कर दें, एक शर्त पे हम आपको लोन देंगे, सारा बोर्ड हमारे कंट्रोल में कर दें। तो अब ऐसी सूरत हाल में एस कंपनी ने बात मान ली। सुने, तो अब पेरेंट कंपनी के पास लीगली सिर्फ कितने शेयर्स हैं? 30%। पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी के लीगली सिर्फ 30% शेयर है, लेकिन स्टिल कंट्रोल आ गया। पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी के लीगली कितने शेयर्स हैं? 30%, लेकिन कंट्रोल आ चुका है। तो बेटा कभी कभार 30% से कम पे भी कंट्रोल आ जाता है, कभी कभार 30% से कम पे भी कंट्रोल आ जाता है। हाँ जी, पक्का। दिमाग चल रहा है? अब एक और मिसाल, IFRS 10 के अंदर ये मिसाल दी हुई है, ये बड़ी अच्छी मिसाल है। दिस इज वेरी वेरी गुड। पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी के 40% शेयर्स हैं। सुनिए,
पेरेंट कंपनी के पास एक कंपनी और दूसरी कंपनी के 40% शेयर हैं और बाकी 60% शेयर पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए हैं। बाकी 60% तोड़ तोड़ के टूटे टूटे करके पूरी दुनिया में 100 शेयर करके स्प्रेड हुए हैं और वो लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। वो लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, ना एजीएम अटेंड करते हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, ना एजीएम अटेंड करते हैं। तो वो शेयर होल्डर आते ही नहीं है, तो अब हम ही राजा है ना। अब 40% वाला ही मालिक है। नहीं समझे बेटा, हमारे पास 40% शेयर हैं इस कंपनी के और बाकी 60% शेयर पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए हैं, तोड़ तोड़ के टोटे 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 करके पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए हैं। तो अब हम ही राजा है ना भाई। नहीं समझे, अब हम ही सब कुछ है यार। हाँ, बात समझ गए? फरमाइए। मैं तुम लोगों को यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ। देखो, मैंने कहा ना कि बाकी 60% शेयर दुनिया भर में स्प्रेड हुए हैं और वो आते भी नहीं है। तो बेटा एक बात याद रखना, मैं खुद एक इन्वेस्टर रह चुका हूँ और शेयर होल्डर कई सालों से हूँ। कितनी कंपनीज के शेयर लिए हैं, लेकिन मैंने आज तक एजीएम अटेंड नहीं की। एक शेयर होल्डर एजीएम, एक नॉन कंट्रोलिंग वाला शेयर होल्डर यार, हमारे पास क्या 0.11001% होल्डिंग होती है। तो अपनी क्या औकात होती है कंपनी में? कोई औकात थोड़ी है, हम कोई बहुत बड़े शेयर होल्डर थोड़ी है। हम कोई बहुत बड़े शेयर होल्डर थोड़ी है बेटा, सोचो। तो हमारी एज सच कोई बड़ी 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 स्टैंडिंग थोड़ी है। तो एक हम लोग क्यों जाएंगे एजीएम अटेंड करने? ना हम कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है, ना एसोसिएट है, कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली एजीएम कौन लोग अटेंड करने जाते हैं बताओ? लोग अपनी मेड्स, अपनी मासियों को भेज देते हैं एजीएम अटेंड करने के, जाओ वहाँ खाना मिलता है, एजीएम में खाना मिलता है, तो लोग खा के आ जाते हैं। बल्कि पहले दौर में, एक दौर में एबट वगैरह कितनी कंपनी जो गिफ्ट देती थी एजीएम में, इतनी मेडिसिन वगैरह गिफ्ट करती थी, तो लोग जाते थे उस टाइम। लेकिन वैसे शेयर होल्डर का इतना रुझान नहीं होता यार। हम लोग एक एज एन इन्वेस्टर क्या करते हैं, सुने, शेयर्स खरीदे, जब डिविडेंड मिला खा लिया और शेयर्स की वैल्यू बड़ी, बेच के हट गए, खत्म। ये होता है यार। नॉर्मली शेयर होल्डर एजीएम अटेंड नहीं करता है, इतना टाइम नहीं होता। तो अगर इस तरह का कोई हिसाब किताब है तो फिर 40% पे भी आपके पास कंट्रोल आ जाता है। ओके, हाँ जी। भाई बात समझ में आ रही तो एक मैसेज कर दो खुदा के लिए यार, प्लीज मैसेज कर दो यार। एक मैसेज कर रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ, तभी आगे बढ़ूंगा। अच्छा बेटा, आज से करीब 10 साल पहले ये स्टैंडर्ड आ गया है। आईएफआरएस 10 को अब 10 साल ऑलमोस्ट हो गए। आईएफआरएस 10 ने आके एक बड़ी अजीब नई बात बोली, इसको पहले समझे देंगे। एक होते हैं असली शेयर्स जो हमारे जेब में पड़े होते हैं, असली शेयर्स, रियल शेयर्स, रियल, जिनके अंदर अभी अभी वोटिंग राइट्स मौजूद होते हैं। आप अभी अभी जाके एजीएम अटेंड कर सकते हैं उन शेयर्स की बेसिस पे, आप एजीएम, जो रियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। और एक होते हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, एक होते हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी वो शेयर जो हमें मिलेंगे। नहीं समझे? एक होते हैं असली शेयर जो हमारे जेब में पड़े होते हैं, एक होते हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट्स जो हमें फ्यूचर में शेयर्स मिलेंगे। सही है? इसको यूं समझे, एक है शादी और एक है मंगनी। तो मंगनी का मतलब आगे शादी होगी और शादी का मतलब असली हो गई। दोनों में फर्क है ना बेटा। अब सुने, तो एक होते हैं रियल शेयर्स, एक होते हैं रियल शेयर्स और एक होते हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स की मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे शेयर ऑप्शंस का नाम सुना है आप लोगों ने? कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर ऑप्शन लिए हुए तो फ्यूचर में सामने वाली कंपनी आपको शेयर्स देगी हर हाल में। या आप लोगों ने अपने अपने कोर्स में एक चीज पढ़ी थी, मेरे साथ ही पढ़ी है, कन्वर्टेबल लोन नोट्स। सोचे मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ईपीएस के आईएएस में भी पढ़ाई है और फिर एक और आईएएस था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें तो बहुत पढ़ाई है। ईपीएस कुछ बच्चों ने इस क्लास में अटेंड नहीं किया हुआ, वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इवन फाइनल अकाउंट में भी आता था। तो उसमें याद है कन्वर्टेबल लोन नोट्स। तो कन्वर्टेबल लोन नोट एक ऐसा लोन होता है, कन्वर्टेबल लोन एक ऐसा लोन होता है जो फ्यूचर में कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स होता है। कन्वर्टेबल लोन नोट एक ऐसा लोन होता है जो फ्यूचर में कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स होता है, यानी वो फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा
तो हम मालिक बन जाएंगे ना, फ्यूचर में मालिक बन जाएंगे ना। तो ऐसे राइट्स को हम बोलते हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। ऐसे राइट्स को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। सही है। अब सुने, यहाँ देखें, according to IFRS 10, potential voting rights must be considered in deciding control if those rights are exercisable. IFRS 10 कहता है कि ना सिर्फ आज के बाद अगर ये डिसाइड करना हो कि हमारा कंट्रोल है या नहीं, आज के बाद अगर ये डिसाइड करना हो कि हमारा कंट्रोल है या नहीं, तो ना सिर्फ पोटेंशियल वोटिंग राइट्स देखे जाएंगे, ना सिर्फ रियल शेयर देखे जाएंगे, बल्कि पोटेंशियल वोटिंग राइट्स भी देखे जाएंगे, अगर वो राइट्स एक्साइजेबल हो। अगर वो राइट्स क्या हो? एक्साइजेबल हो। बच्चे ने कहा स्टोरी सुना के समझा दो, मैंने कहा समझाता हूँ, चलो आ जाओ यार। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? देखो करंट सिचुएशन ये रही, ये एस कंपनी है, पी के पास इसके 70% शेयर है और एनसीआई के पास 30 है। करंट सिचुएशन ये है कि पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी के 70% है और एनसीआई के पास कितने? 30% है। एनसीआई के पास 30% शेयर है, एनसीआई के पास 30% शेयर है। हाँ हाँ। अब आज इस वक्त राइट नाउ कंट्रोल किसका है? पेरेंट का। राइट नाउ कंट्रोल किसका है? पेरेंट का। अब सुनो, आज एस कंपनी ने, देखो यहाँ देखो, आज एस कंपनी ने एनसीआई वालों को कन्वर्टेबल लोन नोट इश्यू कर दिए। आज एस कंपनी ने एनसीआई वालों को कन्वर्टेबल लोन नोट इशू कर दिए, कन्वर्टेबल लोन नोट इशू कर दिए हैं, कन्वर्टेबल लोन नोट इशू कर दिए हैं। आज एस कंपनी ने एनसीआई वालों को कन्वर्टेबल लोन नोट इशू कर दिए। सही है। और आप सबको पता है कि कन्वर्टेबल loan notes are convertible into ordinary shares in future. Convertible loan notes are convertible into ordinary shares in future. हाँ, तो अब क्या होगा? देखो नीचे पढ़ो, ये कन्वर्टेबल लोन नोट 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स ये कन्वर्ट होंगे। आफ्टर 3 साल के बाद एनसीए वाले जब चाहें कन्वर्ट करा सकते हैं। 3 साल का मुद्दत के बाद एनसीए वाले जब चाहें इसको कन्वर्ट कराएं ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो ऐसी सूरत हाल में एस कंपनी वाले नए शेयर इशू करेंगे ना, ऐसी सूरत हाल में एस कंपनी वाले नए शेयर एनसीए को इशू करेंगे ना। तो देखो इधर सुनो, नाउ एस कंपनी हैज इशूड कन्वर्टेबल लोन नोट्स टू एनसीआई। दीज कन्वर्टेबल लोन नोट्स आर एक्साइजेबल आफ्टर 3 इयर्स। तो इसका मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद एस कंपनी वाले एनसीए को नए शेयर्स देंगे, तो फिर एनसीए के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे ना। तो फिर देखो इधर देखो, डॉटेड लाइन देखो, डॉटेड लाइन देखो, फिर एनसीआई की होल्डिंग हो जाएगी 60 और पेरेंट कंपनी की हो जाएगी 40। बताओ इधर देखो, इधर देखो बेटा, 3 साल बाद अभी कन्वर्टेबल लोन नोट एस कंपनी ने एनसीए वालों को दे दिए, एस कंपनी ने एनसीए वालों को कन्वर्टेबल लोन नोट दे दिए, और वो कन्वर्टेबल लोन नोट्स फ्यूचर में कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। वो कन्वर्टेबल लोन नोट्स फ्यूचर में कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो 3 साल बाद एनसीआई वाले जैसे ही 3 साल पूरे होंगे ना, जब चाहे वो शेयर्स मांग सकते हैं एस कंपनी से। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में एस कंपनी वाले नए ऑर्डिनरी शेयर उनको देंगे, ऐसी सूरत हाल में एस कंपनी वाले नए ऑर्डिनरी शेयर उनको देंगे। तो फिर एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और पी कंपनी के कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। तो फिर डॉटेड लाइन देखो, फिर होल्डिंग क्या हो जाएगी? एनसीआई के पास 60 हो जाएगा और पी के पास 40 हो जाएगा। तो बेटा अब जरा सुनो, 3 साल तक तो वो एक्साइजेबल नहीं है ना, 3 साल तक ये कन्वर्टेबल लोन नोट एक्साइजेबल नहीं है। तो 3 साल तक हम ये कहेंगे कंट्रोल पी के पास है, 3 साल तक कंट्रोल पी कंपनी के पास है। लेकिन 3 साल जैसे ही कंप्लीट हुए, उसके बाद एनसीआई एक बटन दबा के पूरी गेम पलट सकता है ना, उसके बाद एनसीआई एक बटन दबा के पूरी गेम पलट सकता है ना। तो उसके बाद कंट्रोल एनसीआई के पास चला जाएगा। यानी IFRS 10 कहता है कि ना सिर्फ रियल शेयर देखे जाएंगे, बल्कि पोटेंशियल शेयर्स को भी देखे जाएंगे इफ दे आर एक्साइजेबल। ये याद रखना, इफ दे आर एक्साइजेबल, अगर वो एक्साइज हो सकते हो, अगर वो एक्साइज हो चुके हो, यानी एक्साइज डेट आ चुकी हो, एक्साइज डेट आ चुकी हो। सही। तो ये एक और थ्योरी का इशू है जो IFRS 10 ने डाला है कि अब आज के बाद ना सिर्फ रियल शेयर्स देखे जाएंगे, बल्कि पोटेंशियल शेयर्स भी देखे जाएंगे।
सही। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है एग्जाम्पशन फ्रॉम कंसोलिडेशन। एग्जाम्पशन फ्रॉम कंसोलिडेशन, सुनो बेटा जरा अच्छी तरह, मैं पूरे मीनिंग के साथ इसको आपको पढ़ाता हूँ, मीनिंग के साथ इंशाल्लाह समझाता हूँ। देखो ये पी कंपनी है, इसकी 4 सब्सिडरीज हैं, S1, S2, S3 और S4। पेरेंट कंपनी की 4 सब्सिडरीज हैं, S1, S2, S3 और S4। सिर्फ सुनना, यहाँ देखें मैं देखो डिफाइन कैसे कर रहा हूँ। पेरेंट कंपनी करोड़पति अरबपति कंपनी, अरबपति। S1 भी खरबपति है, S2 भी अरबोपति है, S3 भी अरबोपति है, लेकिन S4 जो है ना वो चाय की पत्ती है, बिल्कुल लॉस वाली कंपनी है, बेकार, लॉस से भरी हुई कंपनी, लोन कर्जों में डूबी हुई, कर्जों में डूबी हुई, कर्जों में डूबी हुई। यानी हाई गेयरिंग वाली। भाई S4 जो है बदतरीन कंपनी है, लॉसेस, लोन्स, पता नहीं क्या क्या बुराइयां हैं अंदर। तो बेटा पेरेंट कंपनी का जो हेड है वो जानता है कि अगर मैंने S4 को अपने साथ कंसोलिडेट करा, सिर्फ सुनो तो सही, S4 को अपने साथ कंसोलिडेट करा तो ये बदनुमा कंपनी हमारे पूरे ग्रुप की ऐसी तैसी कर देगी। यार कोई भी गरीब को अपने साथ नहीं मिलाना चाहता, कोई भी गरीब को अपने साथ नहीं मिलाना चाहता, सीधी बात है। वो गरीब अमीर की एवरेज की भी ऐसी तैसी कर देगा, गरीब जो है वो अमीर की एवरेज की भी ऐसी तैसी कर देगा। सोचो सोचो। तो अब बेटा जब इस तरह की गंदे अंडे हमारे ग्रुप में होते हैं ना, बेकार कंपनीज, तो पेरेंट कंपनी का जो ओनर होता है वो शरारती किसी बहाने से ऐसी कंपनीज को एक्सक्लूड करता है, किसी बहाने से ऐसी कंपनी को एक्सक्लूड करने की कोशिश करता है कंसोलिडेशन से, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, एक जुर्म है। आप दुनिया को असलियत दिखाओ ना कि आपके ग्रुप में गंदे अंडे भी हैं, दुनिया को दिखाओ। जबकि अब पेरेंट कंपनी का ओनर क्या करता है, चालाक, वो ऐसी सब्सिडरीज को एक्सक्लूड करने की कोशिश करता है। अब पास्ट में ऐसे बहाने थे, पास्ट में आज से कई सालों पहले ऐसे बहाने थे। वो बहाना मैं बताऊं, इधर लिखता हूं, इन पास्ट if the line of business then बेटा पास्ट में अगर पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस, सुनना मैं बड़ा मैं रियल लाइफ समझाऊंगा, प्लीज सुने। पास्ट में अगर पेरेंट और सब्सिडरी का लाइन ऑफ बिजनेस अलग अलग होता था, कारोबार अलग अलग होता था, पेरेंट और सब्सिडरी का लाइन ऑफ बिजनेस अलग अलग होता था, तो कंसोलिडेशन माफ थी। कंसोलिडेशन वो कहते थे नहीं करो जाओ। ऐसा क्यों था, पहले मैं इस क्यों का जवाब दे रहा हूँ, इसका क्यों का जवाब दे रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि पेरेंट कंपनी समझ लो एक बैंक है, बैंक, और सब्सिडरी कंपनी साबुन बनाती है। पेरेंट कंपनी बैंक है जबकि सब्सिडरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इदारा है। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इदारे का पीएनएल कैसे बनता है आपको पता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जो हम लोग पढ़ाते हैं, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, इस तरह। जबकि कभी कभी जिंदगी में सोचा है बैंक का पीएनएल कैसे बनता है, कभी जिंदगी में सोचा है एक पल के लिए बैंक का पीएनएल कैसे बनता है। अपने पूरे एसीसीए के एंड आखिरी पेपर तक बैंक का पीएनएल नहीं है, हमारे एसीसीए के कोर्स के आखिरी पेपर तक बैंक का पीएनएल आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आप इंडस्ट्री में जाके सीखोगे। तो बैंक का रियल लाइफ में पीएनएल कैसे बनता है बताऊं, इंटरेस्ट इनकम लेस एक्सपेंसेस, उसमें सेल्स वगैरह थोड़ी होती है। बैंक की सेल्स कहाँ होगी, तो बैंक के पीएनएल में सेल्स वगैरह नहीं होती, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जरा सोचो, पास्ट में ये एग्जाम्पशन इसलिए दी थी कि अगर पेरेंट कंपनी सर्विस सेक्टर में है, यानी पेरेंट कंपनी कोई इंश्योरेंस कंपनी है या पेरेंट कंपनी कोई बैंक है, तो उसका पीएनएल बिल्कुल डिफरेंट होता है। और सब्सिडरी अगर कोई रिटेल बिजनेस है तो उसका पीएनएल डिफरेंट होगा। तो एडिंग टुगेदर कैसे करोगे, चीखें निकल जाएंगी, आंसू निकल जाएंगे यार, नहीं समझे। इस वजह से माफ था। लेकिन लोग कितने जालिम थे, लोग अकाउंटेंट कितने जालिम थे, उन्होंने इस माफी का फायदा कैसे उठाया, लोगों ने इस माफी का फायदा कैसे उठाया, जरा फायदा तो सुने तो सही। लोगों ने इस माफी का फायदा ऐसे उठाया कि जानबूझ के उनको अपनी ऐसी गंदी सब्सिडरीज को एक्सक्लूड करना होता था ना,
तो अगर पेरेंट कंपनी चिप्स बना रही होती थी और सब्सिडरी कंपनी सोप बना रही होती थी तो ये लोग कंसोलिडेशन ही नहीं करते थे, जबकि दोनों रिटेल सेक्टर में यार, नहीं समझे, दोनों रिटेल सेक्टर में था, आराम से एडिंग टुगेदर हो सकती थी, लेकिन ये लोग बहाना बना के अपनी बेकार सब्सिडरीज को एक्सक्लूड करते थे। तो अब आईएफआरएस ने ऐसी ये एग्जाम्पशन उठा ली है। अब चाहे पेरेंट कंपनी पकौड़े बेच रही हो और सब्सिडरी कंपनी पान बेच रही हो, कुछ भी कर रही हो भाई, कंसोलिडेशन करना है। अगर कंट्रोल है तो कंसोलिडेशन भी करनी होगी। अगर कंट्रोल है तो कंसोलिडेशन करनी होगी, तो कंसोलिडेशन करनी होगी। हाँ जी, लेकिन आज भी एक एग्जाम्पशन है और वो बड़ी नॉन रूटीन सी एग्जाम्पशन है। आज भी एक एग्जाम्पशन है और बड़ी नॉन रूटीन सी एग्जाम्पशन है। सुनो, आ जाओ, ये रही, समझाता हूँ। ये सिर्फ एक थ्योरी की हद तक है, लेकिन एक बार एमसीक्यूज में आ चुकी है किसी की। सुनिए, ये एग्जाम्पशन का एक केस आज भी आपके पास है। ये देखें बेटा, ये एक पेरेंट कंपनी है, इसने पेरेंट कंपनी ने, इधर देखो देखो पूरी किस्सा सुनो। पेरेंट कंपनी ने S1 के 100% शेयर लिए हुए, यानी पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी 1 को कंट्रोल में लिया हुआ है और सब्सिडरी 1 ने सब्सिडरी 2 को कंट्रोल में लिया हुआ है। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी 1 को कंट्रोल में लिया हुआ है और सब्सिडरी 1 ने सब्सिडरी 2 को कंट्रोल में लिया हुआ है। सही है, ओके। अब अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो सब्सिडरी 1 खुद एक बाप है। सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 की पेरेंट है ना भाई, सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 की पेरेंट है। हाँ, लेकिन इस मेन पेरेंट के पास दोनों का कंट्रोल है भाई। जब पी कंपनी ने S1 को कंट्रोल में लिया हुआ है और S1 ने S2 को लिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पी कंपनी ने दोनों को कंट्रोल में लिया हुआ है ना। लेकिन इसके अलावा S1 खुद एक बाप है, S1 खुद एक बाप है, S1 खुद एक बाप है। हाँ सही है। तो अब ये मिडिल मैन जो है ना, ये बाप, S1 के लिए कंसोलिडेशन माफ हो जाएगी, यानी S1 को सेपरेटली कंसोलिडेटेड बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर ये सारी शर्तें मीट हो गई। S1 को सेपरेटली कंसोलिडेटेड बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर ये सारी शर्तें मीट हो गई, अगर ये सारी शर्तें मीट हो गई। ओके, नंबर 1, पहली शर्त सुनो भाई, इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी ऊपर से किसी ने इसको 100% कंट्रोल किया हुआ हो। बेटा, इस सब्सिडरी को ऊपर से किसी ने 100% कंट्रोल किया हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात, ये लिस्टेड ना हो, नॉट लिस्टेड, ये S1 जो है ये लिस्टेड ना हो स्टॉक मार्केट में। नंबर 3, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ना इसने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया हुआ हो। वापस से सुनो, पहली शर्त क्या है, इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी, इसको ऊपर से किसी ने 100% होल्ड किया हुआ हो, इसको ऊपर से किसी ने क्या किया हुआ, 100% होल्ड किया हुआ हो, 100% होल्ड किया हुआ हो। नंबर 2, ये लिस्टेड ना हो, ये खुद सब्सिडरी 1 लिस्टेड ना हो। नंबर 3, नॉट इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, नॉट इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो। नंबर 4, द अल्टीमेट पेरेंट, ये दादाजी नजर आ रहे हैं, दादाजी ये देखो, the ultimate parent prepares consolidated financial statement according to IFRS। ये अल्टीमेट पेरेंट पूरे ग्रुप की कंसोलिडेशन कर रही हो, ये अल्टीमेट पेरेंट पूरे ग्रुप की कंसोलिडेशन कर रही हो अकॉर्डिंग टू IFRS, तो फिर इस मिडिल मैन के लिए कंसोलिडेशन माफ है। तो अगर मिडिल मैन ये सारी शर्तें मीट कर दे, मिडिल मैन ये सारी शर्तें मीट कर दे, तो मिडिल मैन को फिर सेपरेट कंसोलिडेशन नहीं करनी, फिर मिडिल मैन को सेपरेट कंसोलिडेशन नहीं करनी। सही, सही, हाँ जी। अब एक दो और छोटे छोटे इश्यूज हैं, बहुत छोटे छोटे लाइट इश्यूज हैं, चलें। इफ
if P company and S company has different accounting dates, accounting year end, okay, then क्या solution है लिखते हैं, if the gap is less than 3 months, then just adjust significant balance, nothing else. But if the gap is more than 3 months, then prepare new accounts for S company. ओके चलो बेटा ये देख ले मैंने कुछ लिखा है, ये चीज आपके कोर्स में प्रैक्टिकली नहीं है, पहले बोल रहा हूँ ये चीज हमारे कोर्स में प्रैक्टिकली हरगिज नहीं है, सिर्फ थ्योरी है बेटा। आपने हमेशा जितने भी सवाल चाहे आप F3 लेवल देखें, F7 या इवन SBR लेवल भी देख लें, P2 लेवल, तो उन सब में हमेशा पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी का सेम ईयर एंड होता है। पेरेंट कंपनी के ईयर एंड की डेट्स अलाइंड होती हैं, याद है, पेरेंट और सब्सिडरी के ईयर एंड की डेट्स हमेशा अलाइंड होती हैं। अगर कभी ऐसा हो कि पेरेंट और सब्सिडरी का ईयर एंड अलाइन ना हो, पेरेंट और सब्सिडरी का अगर ईयर एंड क्या हो, अलाइन ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो आप देखो सिंपल सोल्यूशन ये है, यानी ऐसा हो, देखो पेरेंट कंपनी का ईयर एंड हो, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ 30, यानी सॉरी सब्सिडरी कंपनी का या पेरेंट कंपनी का ईयर एंड है 30 नवंबर और दूसरे इदारे का ईयर एंड है 31 दिसंबर। नजर आ रहा है? तो अभी इस बार कितना फासला है? 1 महीने का फासला है, 1 महीने का फासला है। तो अगर 1 महीने का फासला यानी लेस देन 3 मंथ्स है, देख लो इधर, इफ द गैप बिटवीन अकाउंटिंग ईयर एंड, इफ द गैप बिटवीन अकाउंटिंग ईयर एंड इज लेस देन 3 मंथ्स, if the gap between accounting year end is less than 3 months, तो सिर्फ क्या करो इधर देखो, then just adjust significant balances। भाई जो significant balances है उनको adjust कर लो, that's it, नए अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, significant balances को adjust करके adding together कर लेना। लेकिन but if the gap is more than 3 महीने, then prepare new accounts for S company। बेटा अगर 3 महीने से ज्यादा का गैप है तो फिर S कंपनी के नए अपॉर्शन्ड अकाउंट्स बना लेना, फिर एस कंपनी के लिए नए अपॉर्चुनिटी अकाउंट्स बनाना और फिर एडिंग टुगेदर करना। फिर सुन लो, वैसे ये इशू प्रैक्टिकल इशू नहीं है, थ्योरी का इशू है, हमारे कोर्स में थ्योरी है इसकी सिर्फ, ठीक है। अगर पी कंपनी और एस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड अलग अलग हो, अगर पी कंपनी और एस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसी सूरत हाल में सुनना, चेक करना कि इन दोनों के ईयर एंड में कितना गैप है, इन दोनों के ईयर एंड पे कितना गैप है। अगर ये गैप 3 मंथ्स या उससे कम हो, 3 मंथ्स या उससे कम हो, तो बस सिग्निफिकेंट बैलेंसेस जो हैं वो एडजस्ट होंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, नथिंग एल्स, कोई नया अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये गैप 3 महीने से ज्यादा हो, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको नए न्यू अकाउंट्स बनाने होंगे, फिर आपको न्यू अकाउंट्स बनाने होंगे, ओके, अपॉर्शन।
अच्छा, अब एक और चीज सिखाता हूँ। एक मिनट मैं ये देख लेता हूँ, ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, एक नजर देख लेता हूँ। अगर पढ़ाया है तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो अभी पढ़ा देता हूँ। हाँ, पढ़ाना बाकी है। चलो ये देखें, एक टाइमलाइन बनाता हूँ बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छी टाइमलाइन है, बड़ी काम की टाइमलाइन है। आ जाए, ये देखें, इधर देखें। ये मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखाता हूँ। देख लें भाई, आपके सामने एक टाइमलाइन बनाइए, देखें भाई, अच्छी तरह देखें, एक टाइमलाइन बनाइए। हाँ जी, चलो बेटा, जो मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड पे बनाया हुआ है ना एक टाइमलाइन, इसको मैं अपनी जबान बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट के दर्जे, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स। जाग जाओ बेटा। अगर पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी के 50% प्लस शेयर होंगे, देखें, अगर पेरेंट कंपनी के पास एस कंपनी के 50% प्लस शेयर हो, यानी हमारे पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर हो, तो अब हमारे पास उस इदारे का कंट्रोल आ जाता है। ऐसा इदारा हमारी सब्सिडरी कहलाता है। और अब जो अकाउंटिंग होती है वो होती है कंसोलिडेशन एडिंग टुगेदर। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, फिर सुने। अगर हमारे पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर आ जाएं, तो हमारे पास उस इदारे का कंट्रोल आ जाता है। उस इदारे का क्या आ जाता है? कंट्रोल। और अब वो इदारा हमारे लिए सब्सिडरी है। और अब जो अकाउंटिंग होती है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन एडिंग टुगेदर, कंसोलिडेशन एडिंग टुगेदर। सही है। अब सेकंड केस सुनो। अगर हमारे पास किसी इदारे का 20% से ज्यादा और 50% से कम शेयर्स हों, हमारे पास अगर किसी इदारे के 20 से ज्यादा और 50 से कम शेयर्स हों, तो ऐसे इदारे का हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ऐसे इदारे का हमारे पास क्या आ जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सही है। और फिर वो इदारा हमारे लिए होता है एसोसिएट। और अब जो अकाउंटिंग होती है वो इक्विटी अकाउंटिंग होती है, जिसको आप बोलते हो वन लाइन एडजस्टमेंट। याद है, जो एक सिंगल लाइन में रिपोर्ट होती थी, वन लाइन एडजस्टमेंट इक्विटी अकाउंटिंग होती थी। सही है। ओके, फिर सुन लो, 50% से ऊपर कंट्रोल है तो फिर वो इदारा सब्सिडरी है। और अब जो अकाउंटिंग है वो कंसोलिडेशन एडिंग टुगेदर है पूरी। 20 से ज्यादा और 50 से कम है। अगर हमारे पास किसी कंपनी के 20% से ज्यादा और 50% से कम शेयर्स हैं, तो ऐसा इदारा हमारे लिए क्या है? ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास आ गया है।
और अब वो इदारा हमारे लिए एसोसिएट है, और अब जो अकाउंटिंग अप्लाई होगी वो इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई होगी, वो इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई होगी। ओके। और आखिरी केस, अगर हमारे पास किसी कंपनी के 2% शेयर हैं, 1% शेयर हैं, या 0.5% शेयर है, यानी इस रीजन में हम लाई कर रहे हैं, तो इस रीजन का मतलब ना हमारे पास कंट्रोल है, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने बहुत पहले पढ़ी थी IFRS 9 में। याद है IFRS 9 में हमने पढ़ा था, हम स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदते थे। IFRS 9 में हम लोग स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदते थे। तो बताओ इस पे IFRS 9 लगता है, और IFRS 9 में शेयर्स मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करो तो दो में से एक कैटेगरी अप्लाई होती है। IFRS 9 के थ्रू आप शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करें तो दो में से एक कैटेगरी अप्लाई होती है, या तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL, या फेयर वैल्यू थ्रू OCI, या फेयर वैल्यू थ्रू PNL, या फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL या फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ठीक है। फेयर वैल्यू थ्रू PNL एक डिफॉल्ट कैटेगरी होती है, डिफॉल्ट कैटेगरी थी, कुछ भी नहीं बोलते थे, इन्वेस्टमेंट हमेशा यहाँ आ जाती है। और याद करो तो मैं फाइनल अकाउंट से पहले IAS में ही पढ़ाया था कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए इलेक्शन करते थे, एक इलेक्शन करते थे हम। ठीक है। तो बेटा ये टाइमलाइन याद रखना, ये टाइमलाइन याद रखना। सवाल में, एक ही सवाल में तीनों चीजें एक साथ भी आती हैं कि एक सब्सिडरी गिवन होगी आपको जिसके लिए आप कंसोलिडेशन करोगे, एक एसोसिएट गिवन होगी जिसके लिए आप क्या करोगे? इक्विटी अकाउंटिंग करोगे, और एक आपने बाजार में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की भी होगी, पेरेंट कंपनी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की भी होगी, तो उसको या तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL या फेयर वैल्यू थ्रू OCI। हमने एक सवाल भी इसका किया था प्रीमियर के नाम से, हमने प्रीमियर के नाम से एक सवाल किया था, वो ऐसा ही था। आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? वॉइस आ रही है क्लियर? प्रीमियर के नाम से एक सवाल था, प्रीमियर के नाम से हमने किया है क्लास में। एक और किस्सा मुझे याद आया, मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत पुराने जमाने का किस्सा है लेकिन सुन लें। एक बार आया था, एक बार एक F4 की तरह की चीज आ गई थी F7 में, F4 के लेवल की, जरा सुने। यहाँ देखें, ये P कंपनी है, ये S कंपनी है। P कंपनी समझ लो शाही खानदान था, शाही खानदान, अरबपति कंपनी थी। पेरेंट कंपनी अरबपति कंपनी है, सही है, अरबोपति। S कंपनी एक्सट्रीम गरीब कंपनी थी, गरीब। आज, और एस कंपनी के सारे रेशियोज भी खराब थे, लिक्विडिटी रेशियो सब बेकार, गियरिंग भी बहुत ज्यादा, बहुत बेकार कंपनी थी। आज एस कंपनी एक थर्ड पार्टी से लोन लेने गई, आज एस कंपनी एक थर्ड, सुनना भाई सवाल सुनो, एस कंपनी एक थर्ड पार्टी से शॉर्ट उधार पे करोड़ों अरबों रुपए का माल उधार पे लेने गई, या कुछ भी इस तरह का लोन लेने गई। सुनना, क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्या ये थर्ड पार्टी इस गरीब एस कंपनी को लोन दे देगी सिर्फ इस चीज को देख के कि ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत बड़ा है, यानी पेरेंट बहुत अरबपति का बच्चा है। वापस सुने, पेरेंट कंपनी का एस कंपनी पे कंट्रोल है, और पेरेंट कंपनी अरबोपति शाही खानदान की है, लेकिन एस कंपनी बहुत गरीब है, और एस कंपनी के पास बहुत बेकार एसेट्स हैं, एस कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज भी खराब हैं, एस कंपनी की गियरिंग भी बहुत बड़ी हुई है, और आज एस कंपनी किसी थर्ड पार्टी से करोड़ों रुपए का लोन लेने गई, या एस कंपनी किसी थर्ड पार्टी से उधार पर माल लेने गई, उधार पर माल लेने गई। उधार पर माल लेने गई, उधार पे माल लेने गई, तो क्या ये थर्ड पार्टी, सिर्फ सुने, इस एस कंपनी को सिर्फ इस बेसिस पे लोन दे देगी कि बहुत बड़े खानदान की है? जवाब दें इसका, इसका जवाब है नो। ये थर्ड पार्टी एस कंपनी को लोन नहीं देगी क्योंकि खुद एस कंपनी बेकार है। उसकी वजह आपको पता है, थर्ड पार्टी ने अगर एस कंपनी को लोन दिया, एस कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी, प्लीज इन्वॉल्व, एस कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड। तो अगर बाद में एस कंपनी नहीं दे पाई और इसका दिवालिया हुआ ना, तो पेरेंट कंपनी जिम्मेदार थोड़ी है, पेरेंट कंपनी एस कंपनी की शेयर होल्डर होती है, पेरेंट कंपनी एस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है, आपने पढ़ा तो है।
और शेयर होल्डर कंपनी के करतूतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है, F4 में पढ़ाया जाता है और F3 में। पेरेंट कंपनी एस कंपनी का सबसे पेरेंट कंपनी एस कंपनी के करतूतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर कल को एस कंपनी पर अजाब आया तो एस कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे और बस जितने एसेट बिकेंगे वो क्रेडिटर को वापस, बाकी पेरेंट कंपनी थोड़ी जिम्मेदारी है, शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारी है। तो बेटा ये याद रखना, इकोनॉमिक रियलिटी के तौर पे हम ये बोलते हैं कि पेरेंट कंपनी जो है ना, सुनो, इकोनॉमिक रियलिटी में हम ये पेरेंट कंपनी और एस कंपनी एक है, थिंक लाइक ए सिंगल एंटिटी, वो इकोनॉमिक रियलिटी के हद तक है। लेकिन जब लीगल कार्रवाई शुरू होती है, जब लीगल कार्रवाई शुरू होती है देन सुनना, जब लीगल कार्रवाई शुरू होती है तो फिर पेरेंट कंपनी अलग है, एस कंपनी अलग है। भाई नहीं समझे यार? मैं एक मिसाल देता हूँ। आज एक बहुत अमीर आदमी का छोटा भाई है, एक अमीर आदमी उसका छोटा भाई है, और उस छोटे भाई की कोई कमाई नहीं है, जीरो है, बिल्कुल बेकार है। अगर आज वो मुझसे करोड़ों रुपए लोन मांगेगा, मैं इसको इस वजह से थोड़ी दे दूंगा कि वो अमीर आदमी का भाई है। अगर कल को वो छोटा भाई भाग गया और मैं बड़े भाई के पास अमीर आदमी के पास जाऊंगा तो वो मुझसे यूं बोलेगा, आपने मुझसे पूछ के दिया था लोन, आपने मुझसे पूछ के दिया था, वो तो मुझसे यूं बोलेगा ना। तो बेटा कभी भी ये थर्ड पार्टी इस कंपनी को लोन नहीं देगी। हाँ, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं गारंटीज। अगर पी कंपनी ने इस थर्ड पार्टी को गारंटी दे दी, पी कंपनी ने इस थर्ड पार्टी को गारंटी दे दी, तो फिर थर्ड पार्टी लोन दे सकती है, क्योंकि फिर पेरेंट कंपनी जिम्मेदार है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑडिट, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना, तो एक वर्ड होता है लेटर ऑफ कंफर्ट, कुछ इस तरह का वर्ड होता है शायद। पेरेंट कंपनी अगर इस कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर देना, पेरेंट कंपनी इस कंपनी को अगर लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर दे, तो फिर ये थर्ड पार्टी के लिए कोई मसला नहीं है। सही है? हाँ, देख लो एक नजर। हाँ, 2% से 20% के लिए ये पूरा जो बीच का सफर है ना भाई, लेस देन 20 का पूरा सफर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है। एक बच्चे ने सवाल किया है, लेस देन 20% वाला ही देखो, पूरा सफर जो है ना, ये पूरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है भाई, ये पूरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, पूरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। सही है बेटा? एक और इशू बताता हूँ, चलो ये सब मसाइल बता रहा हूँ मैं कंसोलिडेशन के। देखो सुनो, ये एक और मसला है जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, यार ये पी कंपनी है, ये एस कंपनी है, ये कंपनीज हैं, इनके कॉम्बिनेशन को ग्रुप बोलते हैं, पेरेंट और सब्सिडरी के कॉम्बिनेशन को ग्रुप बोलते हैं। सही है? अब मेरी बात सुनो, जब पी कंपनी एस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है तो पेरेंट कंपनी जाके मिलती है इन लोगों से। इधर देखो, एस कंपनीज कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से, जो पुराने मालिकान होते हैं, जो पुराने मालिकान होते हैं। सुनो, एक है पी कंपनी, एक है एस कंपनी। पेरेंट कंपनी चाहती है कि करे, तो पेरेंट कंपनी इन पुराने मालिकान के साथ जाके मिलेगी, तो पेरेंट कंपनी इनसे डील करती है, डील करती है। पेरेंट कंपनी एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से कीमत सेट करती है कि हम आपको इतनी कीमत देके कंपनी खरीदेंगे। अब सुनो, आप बच्चे लोन नोट्स में कुछ जगहों पे कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सुनो, बच्चे कहते हैं कभी कभार पेरेंट कंपनी के लोन नोट्स गिवन होते हैं तो वो सीओआई का पार्ट बनते हैं, कभी कभार पेरेंट कंपनी के लोन नोट सीओआई का पार्ट बनते हैं और कभी कभार नहीं बनते हैं। कभी कभार पेरेंट के लोन नोट सीओआई का पार्ट बनते हैं और कभी कभार नहीं बनते हैं। एक सवाल मैंने आप लोगों को भेजा था, रिकॉर्डेड क्लास पेरेंटेस याद है? हफ्ते वाले दिन, पिछले हफ्ते वाले दिन आप लोगों को एक क्लास भेजी थी पेरेंटेस, लास्ट सैटरडे, भूल गए तुम? उसमें जो कुछ लोन नोट्स गिवन थे, वो क्या थे बताऊं? अगर पेरेंट कंपनी टेक ओवर के वक्त कीमत के तौर पे जो लोन नोट्स एस कंपनी के शेयर होल्डर को इशू करेगी, पेरेंट कंपनी टेक ओवर के वक्त एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स को कीमत के तौर पे जो लोन नोट इशू करेगी, वो सीओआई का हिस्सा बनेंगे, वो सीओआई का हिस्सा बनेंगे, वो सीओआई का हिस्सा बनेंगे। और वो लोन नोट जो है ना, पेरेंट कंपनी ने आउटसाइड द ग्रुप इशू किए ना, तो वो बैलेंस शीट में भी नजर आएंगे। फिर बोलता हूं, पेरेंट कंपनी कीमत के तौर पे एस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स को टेक ओवर के वक्त जो लोन नोट इशू करेगी, वो सीओआई का हिस्सा, और उसको लोन नोट कंसिडरेशन बोलते हैं। और वो ऐसा लोन नोट है जो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में भी नजर आएगा, वो ऐसा लोन नोट है जो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में भी नजर आएगा, क्योंकि वो लोन नोट पेरेंट कंपनी ने आउटसाइड द ग्रुप, देखो ग्रुप के सर्कल के बाहर किसी को इशू किए, तो पेरेंट कंपनी के वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि आउटसाइड द ग्रुप है।
ये तो एक हो गया। अब एक और चीज होती है, याद करो मैंने तुम्हें एक सवाल कराया था हाई मूर एक नेगेटिव गुडविल का सवाल कराया था, नेगेटिव गुडविल गेन ऑन बार्गेन परचेज का। उसमें क्या था बताओ, इधर देखें, वो एक अलग चीज होती है। उसमें ये लिखा होता है कि पी कंपनी ने एस कंपनी को लोन दिया हुआ है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो इनके लिए होगा लोन रिसीवेबल, इनके लिए होगा लोन रिसीवेबल, और एस कंपनी की बुक्स में आ रहा होगा लोन पेएबल। याद है, ये आपस की चीज है। पेरेंट कंपनी ने एस कंपनी को लोन दिया हुआ है, एस कंपनी को, तो अब ये लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल बैलेंस शीट में कटेंगे भी, बैलेंस शीट में आपस के रिसीवेबल और पेएबल में कटेंगे भी, और इन लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल का जो इंटरेस्ट है ना, वो इनकम स्टेटमेंट में कटेगा। फिर सुनो बेटा, सेकंड एग्जांपल डिफरेंट है, जो हाई मूर के सवाल में आई थी, जिसमें पी कंपनी ने एस कंपनी को लोन दिया है, शेयर होल्डर्स को नहीं दिया। पी कंपनी ने एस कंपनी को लोन दिया है, तो एक पार्टी के लिए लोन रिसीवेबल होगा और बेटा दूसरी पार्टी के लिए लोन पेएबल होगा, तो ये बैलेंस शीट में कट जाएगा, ये विद इन द ग्रुप है। हाँ, और इनके इंटरेस्ट भी इनकम स्टेटमेंट में कट जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है, देख लो एक नजर। चलो बेटा, अब ये सारे जो मैंने आज आपको सवाल कराए हैं, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट की अपनी किट स्टार्ट करें आज। अभी कंसोलिडेशन का एक एरिया रह गया है जो आज से 3-4 साल पहले नया आया था, डिस्पोजल। जिस तरह हम चलती हुई कंपनी खरीदते हैं ना, इसी तरह चलती हुई कंपनी बेचते भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगा। कल हमारी ऑलमोस्ट रूटीन टाइमिंग होगी शायद 7:45 तक शाम में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसका लिंक, तो वो यही लिंक यूज होगा, लिंक तो मैंने आपको भेज दिया है। तो बस अब यार अपना टाइम को कीमती करें, मैं इसकी फाइल्स आप लोगों को भेजता हूँ, और अब अपनी एग्जाम किट अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, सही है। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।